हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है मेरे चैनल जीके विद आरडी सर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैदिक सप्ताह को डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। ये मैं लूसेंट बुक की समरी बना रहा हूँ। लूसेंट बुक के अंदर जो आपका ऋग वैदिक पीरियड है उसको आप अपनी बुक को साथ लेके बैठें और उसके साथ अपनी पॉइंट्स को सभी को पढ़ते जाएँ। अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है तो उसके ऊपर आप उसको नोट कर दें। उसके बाद ही जो स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर अभी नए आए हैं, जिन्होंने इस चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर टू एवरीवन, ताकि इस तरह की वीडियो आपको फर्दर्स मिलती रहें। तो आइए जी अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बात करेंगे जी वैदिक सिविलाइजेशन। तो इससे पहले मैंने आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पढ़ाया था। उसमें आपको टाइम पीरियड मैंने बताया था कि 2500 से लेकर 1700 BC तक ये थी जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने बात की थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे जी वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में। तो ये जो वैदिक सिविलाइजेशन है इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपको पता है 4 वेद हमने पढ़े थे। तो 4 वेद के अंदर जो पहला वेद था जिसको हम बोलते हैं ऋग वैदिक वेद, जो ऋग वैदिक जो वेद था उसको लिखा गया था 1500 से लेके 1000 BC के बीच में। तो इस टाइम पे जो आर्य थे ये ऋग वैदिक आर्य थे। और जो टाइम जो 1000 BC से लेकर 600 BC ईसा पूर्व में जो आर्य थे उसको हम बोलते हैं उत्तर वैदिक काल के आर्य। ठीक है जी। और जो ऋग वैदिक आर्य थे, जो इस टाइम के आर्य थे, ये कबीले में रहते थे। और जो इस टाइम के आर्य थे लेटर वाले या उत्तर वैदिक वाले आर्य, ये एक साम्राज्य टाइप में, जैसे राजा की यहाँ पे वैल्यू पड़ती है और बड़े बड़े शहर आपको देखने को मिलेंगे। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती है। तो ये जो लोग थे ग्रामीण, ये गांव में रहते थे, कबीलों में रहते थे, गाय पालना इनका मेन काम था। वो सारी डिस्कशन हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए जी हम अपनी इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा आपको समझाने का तरीका ये था कि आपको ऋग वैदिक काल के आ रहे हैं और उत्तर वैदिक काल के आ रहे हैं आपको पता लग जाएं। तो हम पहले उत्तर वैदिक जो ऋग वैदिक काल के आ रहे हैं उसके से कहानी स्टार्ट करेंगे और लास्ट में उत्तर वैदिक काल पे ख़त्म करेंगे। तो आइए जी पहली लाइन में यहाँ पे आपको पढ़ूंगा और उसके बाद डिस्कस करूँगा। उत्तर वैदिक काल को, जो उत्तर वैदिक काल है, वैदिक काल है, इसको टोटल जो वैदिक काल है इसको हमने उत्तर वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में डिवाइड किया। मैंने इसकी टाइम पीरियड बता दिया। टाइम पीरियड के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, इसको ध्यान रखना। और दूसरी बात, अब बात ये आती है कि जो आर्य वर्ड है ना, ये दुनिया में सबसे जो आर्य जो जिस ये जो कास्ट है, जो आर्य कौम है, ये जो कौम है ये बहुत ही शानदार, इस धरती के ऊपर सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग यही थे जिन्होंने यहाँ पे आके इतने बड़े ग्रंथ लिखना, सब कल्चर जो इन्होंने डेवलप किया। तो हर दुनिया में जो लोग हैं अपने आप को आर्य कहलाना चाहते हैं। तो जैसे वो अंग्रेज हो, भले वो मुसलमान हो, कोई भी हो, वो सारे अपने आप में, हिंदू धर्म में हो, बुद्धिज़्म हो, वो सारे अपने आप में क्या कहना चाहते हैं कि हम आर्य हैं। तो ये इसके लिए जो हिस्टोरियन हैं इनके बीच में कुछ मतभेद हैं कि आर्य ये कहाँ से आए थे और कहाँ पे आगे बसे थे। तो ये सारा मतभेद चलता रहता है जब हिस्टोरियन अपनी बातों में आते हैं। तो इसी में आपको एक बात बताता हूँ कि हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग, इंडिया के हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, ये जो आर्य थे सर्वप्रथम कहाँ पर आके बसे थे? पंजाब अफगानिस्तान के एरिया में, जो आज का पंजाब है और पाकिस्तान है और उसके ऊपर अफगानिस्तान है। यहाँ पे इंडस रिवर थी और इंडस रिवर, और यहाँ पे गंगा रिवर है, उसके साथ में यहाँ पे यमुना रिवर है, उसके बाद यहाँ पे छोटी सी एक नदी थी, सरस्वती नदी। तो ये इंडस रिवर को पार करके और गंगा रिवर और इस एरिया के बीच में आके बसे थे, जो जिसको ये 3 देशों से मिलकर बनता है, भारत का पंजाब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला ये सारा एरिया था जिसमें ये आर्य आके सर्वप्रथम पहले बसे थे। तो ये लोग यहाँ पे कबीलों के रूप में रहते हैं और कबीलों में इनका जो लाइफस्टाइल है ये घुमक्कड़ है, ये जंगलों में रहते हैं, गाय चराना इनका मुख्य प्रोड, एक जो कहते हैं ना, जो पहला जो इनका धंधा है वो गाय को चराना है। बड़े बड़े चरागाहों में को ढूंढना है, जंगलों में दर बेदर ये घूमते रहते थे। उसके बाद जहाँ पे भी इनको चरागाह मिलता था वहाँ पे मान लो कोई दूसरा कबीला, तो वहाँ पे ये एक दूसरे कबीले से ये लड़ भी जाते थे। तो जिसके कारण कि ये अपने आप में एक युद्धरथ भी कहलाते थे अपने आप में। तो आपको ये समझ आ रहा होगा। तो इसी में आपको एक और बताता हूँ। हम जो थ्योरी मानते हैं वो मानते हैं जी, मैक्स मुलर एक हिस्टोरियन है, इन्होंने हमें बताया कि ये जो आर्य थे इनका जो मूल निवास था ये मध्य एशिया से आए थे और ये इंडिया में आके यहाँ पे बसते हैं। अब एक बात और, आपको इसी बेस पे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो मध्य एशिया से आए हमने मान लिया मैक्स मुलर, ठीक है जी, और जो हमारे एक जो बाल गंगाधर तिलक थे इन्होंने बोला था कि ये जो ये पोलर साइड है, जो पोल है, नॉर्थ पोल है,
आर्कटिक ओशियन है वहाँ से आए थे। ठीक है जी, तो एक तो ये बोलते हैं। दूसरे नंबर पे हम इसको देखते हैं कि इस वाले टाइम में जो मैक्स मुलर ने क्या बताया कि इसकी दो ब्रांचेस निकली थी। एक ब्रांच जो इंडिया में आके बसी थी, जहाँ पे ये इन्होंने पहले आके यहाँ पे क्या लिखा, ऋग्वेद, तो ये ऋग्वैदिक आर्य कहलाए। और एक ब्रांच यहाँ पे इनकी ईरान में चली जाती है, वहाँ पे ईरान इराक वाले एरिया में, और वहाँ पे जाके सेम जिस तरह का ऋग्वेद लिखा हुआ है इसी तरह का यहाँ पे वेद लिखा जाता है। इसको नाम बोलते हैं हम जिंदावस्था। सेम जो देवता यहाँ पे थे इसी प्रकार के देवता ऋग्वेद में भी थे। जो कल्चर यहाँ पे था सेम, काफ़ी हद तक ये वेद इनसे मिला जुला वेद था, क्योंकि ब्रांचेज एक ही थी। ठीक है जी, आई होप कि आप इसको याद रखोगे। उसके बाद हमें बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। आर्यों की जो विकसित सभ्यता थी, सबसे पहले जब ये आर्य आए थे तो ये आर्य आए थे ग्रामीण सभ्यता थी। मैंने बताया था कि कबीलों के रूप में रहते थे, गाँव का तो पता ही नहीं था कोई कहाँ पे बैठा कोई कहाँ पे बैठा। कबीलों में जो कबीले होते थे उनमें से एक होता था जो इनका लीडर, जिसको हम बोलते थे राजन। ठीक है, राजन की कोई इतनी वैल्यू नहीं होती थी, जस्ट वो एक एज ए लीडर था। इसको कंट्रोल करने के लिए 2 सभाएं होती थी। जो राजन के पास इतनी भी वैल्यू नहीं थी कि वो किसी को यहाँ पे वो सारे काम कबीले के जितने भी लोग हैं उनसे पूछ के ही करता था, तो उसके ऊपर सारा कंट्रोल कबीले के लोगों का होता था। ठीक है जी, तो जो लोग आर्य थे, आर्यों को के द्वारा जो सभ्यता निर्मित की जाती है उसको हम वैदिक सभ्यता बोलते हैं। अब आर्यों की भाषा के बारे में जिक्र करते हैं। तो ये आर्य सबसे पहले इन्होंने संस्कृत में लिखना स्टार्ट किया था। और उसके बाद आर्यों की प्रशासनिक इकाई क्या होती थी, आरोही क्रम में। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में हम बात करें कि सबसे पहले आर्य में क्या होता था, एक कुल होता था कि एक फैमिली जब बहुत सारी फैमिली आपस में बस बन जाती हैं तो उसके बाद आपको पता है गांव बनता है। गांव सब बहुत सारे इकट्ठे होते हैं तो बनता है विश्व, और विश्व बनता है जब तो बन जाता है बहुत सारे शहर इकट्ठे होते हैं तो बनता है जी जन। और जन सबसे जब सारे जन आपस में, आपको पता है महाजनपद जब भी लड़ाइयाँ होंगी उसमें देखेंगे तो एक राष्ट्र, एक हिंदुस्तान नाम का शब्द आपके सामने आएगा, फिर एक राष्ट्र शब्द आएगा। तो इससे पहले इनको कोई राष्ट्र के बारे में नहीं पता है। जब ये कबीलों में रह रहे हैं इनको कोई राष्ट्र की परिभाषा के बारे में नहीं पता है, जस्ट ये ग्रामीण लोग हैं और घुमक्कड़ जीवन व्यतीत कर रहे हैं अपना। अब हम बात करते हैं ग्राम के मुखिया को हम ग्रामणी बोलते थे, आज जैसे सरपंच बोलते हैं। और जो ग्राम से जुड़कर आपको पता है एक विश्व बनता है, शहर जिसको बोलते थे, तो उसका जो सभापति, जैसे आज शहरों में मेयर होते हैं इसी तरह से वहाँ पे विश्वपति कहलाता था। इसी प्रकार के जब ये शहर में इकट्ठे बन जाते हैं तो जैसे स्टेट में अब सीएम है, उसी तरह में जन का क्या होता था, एक प्रशासक जिसको हम राजन बोलते थे। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। तो उसके बाद इसके राज अधिकारियों के को पुरोहित और सेनानी कहते थे। अब देखो जी, पुरोहित कौन है, जो इनके ब्राह्मण लोग हैं, ये पुरोहित हैं जो क्या करते हैं, यज्ञों के बारे में बताते हैं, वेदों को पढ़कर लोगों को सुनाते हैं। और इनके ऊपर जो हाई क्वालिटी, जो हाई आपको पता है वर्ण सिस्टम है, वर्ण सिस्टम जिसमें 4 वर्ण सिस्टम, जिसमें हम बात करते हैं कि ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ये इनमें से सबसे ऊंचे होते थे पुरोहित लोग, जो एक्चुअली में ब्राह्मण ही होते थे। और ये ब्राह्मण सभी को पढ़ के सभी यज्ञों के बारे में बताते थे लोगों को। ठीक है जी, तो ये एक्चुअल में जो राजा के साथ रहेंगे, जो सोसाइटी को कंट्रोल कर रहे हैं, सोसाइटी को सभी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, उनको हम पुरोहित बोलते हैं। तो पुराने टाइम में आज जो सबसे बड़े बड़े लोग होते हैं उस टाइम पे उनको पुरोहित बोलते थे। और जो सेना में है उसको सेनानी प्रमुख बोला जाता है ऋग्वैदिक टाइम में। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करते हैं सूतखोर का मतलब होता है कि जो लोग आज जैसे कई लोग जैसे ब्याज के ऊपर पैसे देते हैं, तो वो जो पैसा देते हैं उनको हम उस टाइम पे सूतखोर बोलते थे। तो रथकार क्या होता था, जो लोग रथ चलाते थे राजन का, क्योंकि बाद में ये सारे वर्ड आपके लेटर वैदिक पीरियड के हैं, ये इस पीरियड के नहीं हैं। तो उत्तर वैदिक का जो ऋग्वैदिक काल के आ रहे थे, इनको इस चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता, जस्ट इनको एक जो ये ब्राह्मण थे, ये पुरोहित थे, इनके बारे में ये जानते थे। बाकी जो ये रथ है, सूतखोर है, ये सारी चीज़ें बाद की हैं। तो वैसे आपको पता होना चाहिए कमादी आदि नामक अधिकारी रत्नी कहलाते थे। अब जितने भी आपको पता होता है शहर में जितने बड़े ऊंचे लोग होते हैं उनको सभी को उस टाइम के ऊपर रत्नी बोला जाता था, आज हम अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है जी, अब उसके बाद हम बात करते हैं पुरुप क्या, जो अब याद रखना है कि जब राजा की वैल्यू पड़ती है, देखना पहले जब ग्रामीण जीवन था, इनका कबीलों में रहते थे तो राजन था। बाद में ये कबीलों में इसको सब कंट्रोल करने के लिए, राजन को कंट्रोल करने के लिए होती थी सभा और समिति नाम की 2 समितियां होती थी। अब ये समितियों की सबसे ज़्यादा पावर ग्रामीण ऋग्वैदिक टाइम में है, क्योंकि ये क्या करती हैं, एक
कहते हैं ना एक बूढ़ों वाली, जिसमें सभी लोग बूढ़े हैं और एक यंग लोग हैं। तो इन दो सभाएं होती थी, जो राजन को कहती थी उसी तरह से राजन करता था। अब बाद में क्या होता है, जब ये उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो उस टाइम पे क्या होता है, जो इनके पुरोहित होते हैं वो क्या करते हैं, सभा और समिति नामक की ये दोनों संस्थाओं को खत्म कर देते हैं। और जो पावर होती है वो सेना के द्वारा, क्योंकि राजन क्या करता है, अपनी सेना को कंट्रोल करता है और सेना के द्वारा इस सभा और समिति की वैल्यू को खत्म कर देता है। और राजन जो होता है वो बाद में क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। और राजा क्या करता है, ये अपने आप को कहता है कि मुझे आपको हर लोगों को मुझे खुश करने के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, जिसी को आज हम बोलते हैं टैक्स, जो हर देश के हर लोग इसको देते हैं, जो आज भी हम दे रहे हैं। आई होप कि आपको ये सारी कहानी समझ आ गई होगी। तो इसी तरह से वो बोल रहा है कि जो राजा के साथ होते थे, इसी तरह से 12 जो पुरोहित होते थे, जो क्योंकि पहले सभा समिति होती थी, उनको रिप्लेस करके 12 पुरोहित होते थे, जो इसके रत्नी कहलाते थे। राजा को हर टाइम उसके का कुछ ना कुछ सलाहें देते थे। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। पुरुप क्या होता है, पुरुप होता है दुर्गपति, जो किले के बाहर खड़े होते हैं उनको बोलते हैं। जब राजा के एक किले का निर्माण करवाता है, उसमें लोग रहते हैं, तो दुर्ग उसका किला होता है, फोर्ट, उसके ऊपर बाहर जो लोग खड़े हैं उसको दुर्गपति बोला जाता है। और जनता की गतिविधियों को करने के लिए, जैसे आज CID है, इसी तरह से स्पर्श नाम की एक संस्था होती थी, गुप्तचर होते थे, जो राजा को उसके साथ जो कॉन्स्पिरेंसी रचने वाले लोग होते थे उनके बारे में बताता था। उसके बाद वाजमती, जिसको गोचर भूमि के अधिकारी कहलाते थे। गोचर भूमि क्या होती थी, जो चराने वाली भूमि होती थी, जिसके ऊपर पशु चराए जाते थे, गायें चराई जाती थी, उसको हम गोचर भूमि, तो उस भूमि को कंट्रोल करने वाला जो बंदा होता था उसको हम क्या बोलते थे, गोचर बोलते थे। उसके बाद हम बात करते हैं उग्र। उग्र क्या होता था जी, उग्र वो होता था जो अपराधियों को पकड़ के, जैसे आज पुलिस है, उस टाइम पे उग्र नाम का एक अधिकारी होता था जो अपराधियों को पकड़ता था, जो उस टाइम पे राजा के खिलाफ, जो जब संस्था के अंदर, जब पूरे फोर्ट के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जैसे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस तरह का लोग होते थे। सभा और समिति की सभा जो होती थी, राजा को क्या होती थी, सलाह देती थी। उसके बाद सभा क्या होती थी, जो बड़े लोगों की, जो बूढ़े लोग होते थे, जो आपको एक्सपीरियंस जिनको ज़्यादा होता था, उनमें उनकी जो बनती थी वो होती थी सभा। और समिति क्या होती थी, जो छोटे जो यंग लोग होते थे वो समिति होती थी। उसके बाद इनके अंदर जो अध्यक्ष होता था उसको ईशान कहा जाता था। इसी तरह से युद्ध में कबीले के का नेतृत्व कौन करता है, राजा करता है। और युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। अब राजन क्या कर रहा है, मैंने आपको बताया कि पहले ऋग्वैदिक काल में सबसे बड़ा धन और पहला धंधा इनका होता था गाय को चराना और गाय की खोज करना, दूसरे कबीले की गायों को छीन लेना। जब भी उनसे लड़ाइयाँ होती थी तो इसमें से इस तरह से राजा उसका नेतृत्व करता है और सेना के दम पर वो गायों को लूटता है। तो इसमें जो गविष्ठ वर्ड है, जिससे पता लगता है कि वो गायों की खोज के लिए कबीले दर कबीले आपस में लड़ पड़ते थे। इसी के बाद युद्ध में कबीलों का नेतृत्व करने वाला राजा होता है, मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं 10 राजन युद्ध के बारे में। 10 राजन युद्ध का क्या नहीं, ये ऋग्वेद के 7वें मंडल के अंदर इसका जिक्र मिलता है। तो ये जो जिक्र मिलता है आपको, पुरुषनी नदी के ऊपर, रावी नदी के ऊपर ये युद्ध हुआ था, जिसमें क्या था जी, एक राजन था, इसका एक अधिकारी होता था जिसका नाम था विश्वामित्र। इसको इसने कॉन्स्पिरेंसी करके इसको बाहर निकाल दिया। तो उसने, जैसे आपको बताया, चाणक्य को बाहर निकाला गया था। नेक्स्ट टाइम में हम चाणक्य के बारे में पढ़ेंगे। धनानंद ने उसको बेइज्जती करके बाहर निकाल दिया था। इसी तरह से एक राजा का जो पुरोहित था, जो मेन ऋषि थे विश्वामित्र, उनको बाहर निकाला गया था अपनी कॉन्स्पिरेंसी करके। तो उसके चलते इन्होंने क्या किया जी, वो जो विश्वामित्र थे वो दूसरे 10 लोगों के कबीलों के राजाओं को इकट्ठा करते हैं और सुदास के खिलाफ लड़ाई होती है, जिसमें रावी नदी के किनारे पे ये लड़ाई जीती जाती है सुदास के द्वारा, जिसी को हम 10 राजन युद्ध के नाम से जानते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो इसी तरह से जी बने रहें लेक्चर पे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर हैप्पी लर्निंग।